हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने वाले ऑल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट भी हमने कुछ दिनों पहले कवर किया था, जिसमें WWF IUCN साइट्स एंड ट्रैफिक, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनवायरनमेंट की, वो हमने पार्ट 1 में कवर की थी। जो आप देख सकते हो वीडियोस सेक्शन में, इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड आपको सेम ये जो सेशन है वो दिख जाएगा। वो आप ज़रूर, अगर नहीं देखा है तो उसको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद इसका सेम एक हम प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे, जैसे अभी हमारी और एक सीरीज चल रही है एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ की। उसके काफ़ी सारे वीडियोस अभी मैंने अपलोड करना स्टार्ट किए। जितने भी एनवायरनमेंट के एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ हैं वो भी आप वहाँ से देखोगे। सिमिलरली एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की भी ऐसे ही प्लेलिस्ट क्रिएट होगी, जिसमें पुराने ऑर्गेनाइजेशन एंड नए ऑर्गेनाइजेशन जितने भी करंट अफेयर्स में, वो भी सब उस प्लेलिस्ट में ऐड होने वाला है। तो इन दोनों भी प्लेलिस्ट को आप ज़रूर सेव करके रखना, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस में दोनों में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें सेकेंड पार्ट में आज हम कवर करेंगे UNEP, IPCC, WMO एंड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो ये तीन पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन की काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनवायरनमेंट को लेके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये थोड़ी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे लगभग हर एक पे एक ना एक क्वेश्चन देखा गया है लास्ट कुछ 10 साल के प्रीलिम्स में। वो भी हम साथ ही साथ कवर करेंगे। तो शुरू करने से पहले बस एक सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप एग्ज़ाम होने जा रही है 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे। ये टेस्ट ज़रूर देना, क्योंकि इसमें काफ़ी एक्साइटेड प्राइजेस तो है ही, बट टॉप 50% जो लर्नर्स होंगे इस टेस्ट में, तो उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट होगा कि यू कैन गेट अ चांस टू स्पेंड अ डे विद द ब्यूरोक्रेट एंड इवन काउंसलिंग बाय द टॉप एजुकेटर्स, ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड इसके अलावा आपको ऑल ओवर इंडिया काफ़ी स्टूडेंट ये टेस्ट देने वाले, तो उसमें भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपका रैंक कितना आता है, कैसा आता है ना। आप एक खुद को भी देख सकते हो कि कितना प्रिपरेशन लेवल है। तो उसके लिए भी ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ज़रूर इसको देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है, वहाँ पे आप कोड यूज़ कर सकते हो सुमित के लाइव, एंड इसको एनरोल ज़रूर कर लेना अभी के अभी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे ये सीरीज़ में मैं पूरे ये सामने जो एड्स दिख ले, आप बाद में पॉज करके देख लेना, इन एड्स को मैं कवर करने वाला हूँ। पहले आज हम कंप्लीट करेंगे एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल, एंड कल से या इसके बाद जो भी सेशन आएगा उसमें मैं पूरे इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, ऑथोरिटीज़ है, वो सारे कवर करूँगा। तो आज का टॉपिक है WWF IUCN साइट्स एंड, सॉरी, ये हमने लास्ट टाइम कवर किया था। तो आज का जो टॉपिक होगा तो वो होगा UNEP, IPCC, WMO एंड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल UNEP, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये वर्ल्ड की सबसे एपेक्स बॉडी है एनवायरनमेंट को लेके। एपेक्स प्रोग्राम है एनवायरनमेंट को लेके। जैसे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आता है, मिनिस्टर जो लेवल पे आता है, मतलब इंडिया में सबसे बड़े लेवल पे अगर एनवायरनमेंट में होगा तो दैट इज मिनिस्ट्री। तो वैसे ही वर्ल्ड में अगर एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज UNEP। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो मेन जब यूनाइटेड नेशन का पार्ट था उसमें मेन ऑर्गन में तो नहीं था डेफिनेटली, बट 70s में जब एनवायरनमेंट की एक सबसे बड़ी एक मीटिंग होती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम कन्वेंशन या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जिसको हम कहते हैं, 1972 की, जो एनवायरनमेंट की एक पायोनियर या सबसे पहले वाली कुछ मीटिंग्स हम बोलते हैं, कि जहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज या मल्टीपल डेलीगेट्स आए थे, जिसमें इवन हमारे इंदिरा गांधी जी भी थे, तब के प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा ये फर्स्ट डिक्लेरेशन था जो एनवायरनमेंट के, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट के रिलेटेड था। तो इसी मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि यस, वर्ल्ड लेवल पे हम एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का या प्रोग्राम का इनिशिएट करेंगे, दैट इज UNEP। और इसी में ही फिर डिसाइड हुआ, एंड हेडक्वार्टर इसका एस्टैब्लिश हुआ केनिया, नैरोबी में, एंड दैट इज UNEP का हेडक्वार्टर। तो याद रखें, तो UNEP कहीं ना कहीं एक एपेक्स लेवल पे काम कर रही है, एंड बाकी फिर इसमें UNEP के अंडर डिफरेंट फंडिंग्स किए जाते हैं या अलग अलग रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं। फिर UNEP के अंडर जो भी एनवायरनमेंट के डिफरेंट सेक्शन, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है, उसके बाद इकोसिस्टम कंजर्वेशन होगा, अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के रिलेटेड जो भी इश्यूज या इनिशिएटिव्स हो गए, तो वो सभी UNEP के अंडर कंडक्ट किए जाते हैं।
तो रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आता है इमिशन गैप रिपोर्ट, या इवन और एक रिपोर्ट है एडॉप्शन गैप रिपोर्ट। तो गैप वर्ड एक कहीं ना कहीं कीवर्ड है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था डब्ल्यू में, डब्ल्यू के अंडर लिविंग अमेजोन रिपोर्ट है ना, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, वो जो ऐसे कीवर्ड था, तो वैसे यूएनईपी के अंडर क्या है, इमिशन गैप रिपोर्ट या एडॉप्शन गैप रिपोर्ट। सो व्हाट इज दिस रिपोर्ट एग्जैक्टली? तो आप सभी जानते हैं कि 2015 में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट, जो यूएनएफसीसीसी के अंडर हुआ था। तो इसका भी जल्द ही मैं लेक्चर एक प्रोवाइड करने वाला हूँ यूएनएफसीसीसी का। वैसे तो 1992 से लेके 2022 मतलब लास्ट कॉप 27 की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ तक का पूरा कवरेज इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें मैंने एंटायर बैकग्राउंड के साथ जो लास्ट शार्म एल शेख की मीटिंग थी वहाँ तक मैंने कंप्लीट कराया था। और अभी जो कॉप 28 आने वाला है वो भी हम जल्द ही अवेलेबल करके देंगे, जिसके अंडर जो भी आउटकम्स है प्रॉपर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वो मैं जल्दी कवर कर लूँगा। तो कम बैक टू पॉइंट, तो इमिशन गैप रिपोर्ट क्या है कि पेरिस से जो मैंने कनेक्शन यहाँ पे बताया वो क्या है। तो पेरिस के मीटिंग में हमने देखा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कमिटमेंट आया था, और पेरिस एग्रीमेंट में जिसको अचीव करना है 2020 से 2030 तक, इसमें क्या बताया गया था कि जो टेम्परेचर राइज है, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हम 2 डिग्री और वेल बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करेंगे। मतलब जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल लाइक 1850s में अगर जो एवरेज टेम्परेचर था, तो उससे ज़्यादा 2 डिग्री सेल्सियस है ना, वहाँ तक ही हम लिमिट कर पाए, और अगर और एफर्ट्स ले लें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। तो मतलब फॉर एग्जांपल एवरेज 14 डिग्री सेल्सियस था, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 16 तक इसको रखें, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। या अगर और एफर्ट ले लो तो 15.5 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल, राइट, हम जैसे एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, तो इससे आगे टेम्परेचर ना बढ़े। तो इससे आगे अगर बढ़ता है तो यू नो दैट कि ग्लोबल वार्मिंग एंड जो ग्लेशियल मेल्टिंग है ना, ऐसे सारे इश्यूज हम ऑलरेडी देख रहे हैं। और सच में हम ये रेट में 2030 तक लिमिट कर पाएंगे, जैसे कि अभी 2023 ऑलमोस्ट खत्म होने पे है। तो क्या सच में ये लिमिट हो रहा है? तो यही एंटिसिपेटेड हमने क्या है, या हमने जो टारगेट रखा है वो क्या है, जो अभी पेरिस का हम बात कर रहे थे, तो वो टारगेट एंड हम जो एफर्ट्स ले रहे हैं, एक्चुअल एफर्ट्स चल रहे हैं अभी, तो वो टारगेट या वो एफर्ट्स, इसमें कितना गैप है। मतलब एक बेसिकली आईना दिखाने का काम ये रिपोर्ट करता है कि कितना गैप है आपके इमिशन गैप रिपोर्ट में, मतलब बेसिकली आपके जो एंटिसिपेशन है और उसमें अचीव करने में कितना एग्जैक्टली गैप है। तो इसी का ये रिपोर्ट बताता है कि वैसे अगर देखा जाए लास्ट इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, जो टेम्परेचर राइज है वो अराउंड 3.7 डिग्री सेल्सियस तक है, एंड जबकि हम करना चाहते हैं 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट। अब जब 2015 में देखा जाए तो अराउंड 3.5 3.2 के आसपास कुछ था, बट वो कम होने से उल्टा अब दिख रहा है कि बढ़ते जा रहा है। मतलब जो हम एफर्ट्स ले रहे हैं वो काफ़ी शॉर्ट एफर्ट्स हैं। तो इसलिए ये आंसर राइटिंग में भी आप यूज़ कर सकते हो कि इमिशन गैप रिपोर्ट ने इस पर क्रिटिसिज्म किया है कि अगर हम ऐसे ही करेंगे तो फिर 2030 तो बहुत दूर की बात है, ये एंड ऑफ द सेंचुरी तक भी नहीं होगा ना। तो ये सबसे एक फ्लैगशिप रिपोर्ट इनका आता है, इमिशन गैप रिपोर्ट, जो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग या फिर है ना प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। एनीवेज, तो ये एक होगा यूएनईपी का फॉर्मेशन। अब स्टॉकहोम मीटिंग जो हुई थी तो वो कब हुई थी? 5 जून 1972। तो इसलिए तो हम 5 जून, जब मल्टीपल कंट्रीज इतने साथ में आ गए थे, राइट, तो 5 जून इसलिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो इसी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की कुछ थीम होती है, एंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इसको होस्ट भी करते हैं। तो 2023 की मतलब लास्ट थीम जो थी, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, और इसका जो होस्टिंग किया था वो आइवरी कोस्ट। जो कहाँ आता है वो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता देना कि आइवरी कोस्ट कहाँ आता है, ओके, ये कंट्री कहाँ आती है, एंड इफ कैपिटल भी बता सको तो कैपिटल के साथ बता देना। नेक्स्ट है कि 2022 में होस्ट किया था स्वीडन ने, ओनली वन अर्थ, एंड उसके पहले 2021 में पाकिस्तान बोल रहा था कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है ना। अब किस तरीके से वो रिस्टोर करेंगे वी डोंट नो दैट, बट उनको भी होस्टिंग का चांस मिला था। इसके पहले अगर देखा जाए तो 20 में कोलंबिया था, उसके पहले 2018-19 में देखोगे तो इंडिया, चाइना वगैरह ये होस्ट कर रहे थे। जैसे इंडिया जब होस्ट कर रहा था तब इंडिया ने बताया था बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, ऐसे थीम रखी थी। बट अभी के लिए 23 का करंट अफेयर्स वाला थोड़ा सा कनेक्शन रखो, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन है ना, तो ये थीम थी लास्ट टाइम की। तो ये था यूएनईपी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट जाते हैं आईपीसीसी की तरफ।
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जितना यूएनईपी इंपॉर्टेंट है उतना रिपोर्ट के बेसिस पे देखा जाए तो आईपीसीसी इज इंपॉर्टेंट। तो ये एक पैनल है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, और ये पैनल कुछ रिपोर्ट्स को एनालाइज कर रहा है और अपना एक रिपोर्ट दे रहा है। और ये रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो आईपीसीसी अंडर फॉर्म्ड अंडर द यूनाइटेड नेशन फर्स्ट थिंग, तो इसलिए यूनाइटेड नेशन की ही बॉडी है ये, याद रखो, इसलिए अपने आप में ही वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई। सेकंड है कि ये इंपॉर्टेंट होने का सेकंड कारण है कि ये 7 साल में एक बार रिपोर्ट देता है। तो 7 साल में अगर कोई रिपोर्ट आ रहा है ना, तो जैसे 2022 में इनका 6th असेसमेंट रिपोर्ट आया था, तो वो रिपोर्ट का एवरीथिंग नाउ बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे अलग अलग रिपोर्ट क्या है वगैरह, बट पहले देखते हैं आईपीसीसी का फॉर्मेशन कब हुआ था। 1988 में। किसके द्वारा हुआ था? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी। इवन इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 2007 में, नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि इन्होंने जो अवेयरनेस जनरेट करने का काम किया है बाय देयर रिपोर्ट। जो UNFCCC में ये रिपोर्ट रखते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी कंट्रीज अवेयर हो चुके कि हाँ, अगर हम एफर्ट्स नहीं लेते हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, आप ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए, तो देन इसके निगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी देखे जाएंगे। तो ये अवेयरनेस के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो याद रखिए, आईपीसीसी इज फॉर्म्ड अंडर द यूएनईपी एंड WMO। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड। देखो काफ़ी सारे WWF हमने देखा, IUCN होगा, है ना, इन सबके लगभग, है ना, मैक्सिमम अगर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स आता है। ठीक है, बट यूपीएससी ज़्यादा फैक्चुअल नहीं जाते, इसलिए ठीक है, हेडक्वार्टर को लेके बहुत भी आप टारगेट नहीं करोगे तो भी चलेगा। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन किस प्रकार के होता है। तो देखो, अब और एक पॉइंट है कि आईपीसीसी क्या खुद का रिपोर्ट निकालता है? तो जैसे मैंने बताया, ये एसेसिंग का काम करता है, मतलब ये अलग अलग कंट्री के जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है उनको जमा करता है, फिर उस पर इनका पैनल डिस्कस करता है, अपना एक मॉरल निकालता है, अपना एक अलग सा उस बेसिस पे एक रिपोर्ट निकालता है, एंड देन वो रिपोर्ट सामने रखता है। तो अब इसमें ये खुद का ओन रिसर्च कंडक्ट करते क्या? तो डेफिनेटली नॉट, दे डू नॉट, दे डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च। तो ये क्या करते हैं? मल्टीपल डिफरेंट ऑर्गेनाइज या डिफरेंट रिपोर्ट्स है उनको एनालाइज करेंगे, जैसे WWF का रिपोर्ट है, कुछ ट्रैफिक का रिपोर्ट है, या फिर कोई और लैंडसेंड का रिपोर्ट है जो एयर पोल्यूशन रिलेटेड है, तो इनका रिपोर्ट वगैरह लेके फिर क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे और उसका एक मॉरल फाइनल निकालेंगे। तो ज़रूर याद रखिए, ये स्टेटमेंट बन सकता है कि क्या वो अपना ओन रिसर्च करते हैं? तो डेफिनेटली नॉट, वो एसेस करते हैं। तो अब जैसे कि एक रिपोर्ट है इनका, द स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन एंड क्रायोस्फीयर इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। तो आप जब भी आर्टिक अंटार्कटिक के मेल्टिंग पे अगर इनकेस कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, तो वो रिपोर्ट आप लिखते हो तो वही आंसर में काफ़ी मैच्योरिटी देखने को मिलती है कि हाँ, आर्टिक अंटार्कटिक रिलेटेड यू नो दिस रिपोर्ट बाय आईपीसीसी, दिस SROCC रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन एंड क्रायोस्फीयर इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। क्रायोस्फीयर मतलब क्या है? जो स्नो कवर्ड एरियाज है उनको हम क्रायोस्फीयर कहते हैं। तो वो कैसे चेंज होते जा रहे हैं या उनमें क्या बदलाव देखा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज देखा जा रहा है ना। तो आपको रिपोर्ट का नॉलेज है ना, ये यहाँ पे दिखता है। तो मेंस में टाइटल तो भी लिखने की, है ना, एबिलिटी रखो, लास्ट कुछ रिपोर्ट के टाइटल आपको पता होने चाहिए। अब इनके अभी तक जैसे मैंने बताया, टोटल 6 रिपोर्ट आ चुके हैं, 6 असेसमेंट रिपोर्ट 1988 से लेके आज तक। तो इनके टोटल कितने रिपोर्ट है? 6 असेसमेंट रिपोर्ट। यहाँ पे दिख रहा है 2021-22 में लगभग इन्होंने 6th असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया था। और ये कहाँ पे किया था? तो ग्लासगो में शुरुआत करी थी, और 2022 के जो शर्म एल शेख का UNFCCC, मोस्टली ये UNFCCC में रखते क्योंकि, है ना, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड रिपोर्ट है, तो इसलिए ये कहाँ रखेंगे? UNFCCC के मीटिंग्स में ये बेसिकली रखते हैं। तो अब एक मिनट, हाँ, तो अब देखो, तो इनका जो लास्ट रिपोर्ट रखा गया था तो वो COP27 शर्म एल शेख, प्लस हमने देखा कि इसका इनिशिएट वैसे हुआ था तो वो ग्लासगो में हुआ था COP26 में 2021 में। अब व्हाट इज दिस इनिशिएट? जब भी मैं बता रहा हूँ तो 21 में शुरुआत हुई, 22 में पब्लिश हो रहा है, मतलब ये एक सिंगल रिपोर्ट नहीं है। तो एक्चुअली इनके 3 वर्किंग ग्रुप होते हैं, बेसिकली 3 रिपोर्ट होते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, देखो कि वर्किंग ग्रुप 1 है ना, और यहाँ पे देखो आगे वर्किंग ग्रुप 2 ऐसा कुछ दिख रहा है 21-22, और देखो, है ना, अप्रैल 22 में कुछ वर्किंग ग्रुप 3। तो ये क्या है मतलब, है ना। तो अब यहाँ पे देखो इनके 3 वर्किंग ग्रुप मतलब क्या है आईपीसीसी के। तो पहला ग्रुप जनरली, या पहला जो वर्किंग ग्रुप 1 का रिपोर्ट आता है, तो वो क्या होता है कि वो एसेस करता है कि फिजिकल साइंस यहाँ पे कैसा है। जैसे कि अभी आर्टिक और अंटार्कटिक है, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, और वहाँ पे अगर
मतलब बेसिकली क्लाइमेट चेंज क्यों हो सकता है या उसका बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो इंपॉर्टेंस हाईलाइट करते हैं पहला वर्किंग ग्रुप। मतलब बेसिकली हमें सिखा रहे हैं कि हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एसेस कर रहे हैं, मतलब उसको कंप्लीटली वो क्या कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं। सेकंड वर्किंग ग्रुप में क्या दिखता है कि वल्नरेबिलिटी, अगर अगर आप इसको कंजर्व नहीं करोगे तो क्या होगा। जैसे आर्टिक अंटार्कटिक के बारे में बताया आपको वर्किंग ग्रुप 1 ने, वर्किंग ग्रुप 2 क्या बताएगा कि अगर ये मेल्ट हो जाए तो फिर क्या होगा, आप कितना वल्नरेबल हो सकते हो, मतलब आप कितना धोखाग्रस्त हो सकते हो कि अगर ये मेल्ट हो गए तो सी लेवल राइज होगा, कहाँ पे क्या होगा, कौन से आइलैंड सिंक होगा एक्सेट्रा। मतलब बेसिकली आपको है ना रियलिटी दिखा रहे, रियलिटी चेक या डरा रहे, जो भी आप बोल सकते हो कि हाँ अगर आप सुधरोगे नहीं, आप ये कंजर्व नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगा। तो ये वर्किंग ग्रुप 2 बताता है, मतलब आपकी वल्नरेबिलिटी बताता है अगर नहीं हमने कोप अप किया तो। फिर वर्किंग ग्रुप 3 ऐसा नहीं कि सिर्फ डरा के छोड़ रहे ग्रुप 2 में, है ना, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको बचना है सेकेंड ये वर्किंग फेज से, राइट, मतलब बेसिकली जो वल्नरेबिलिटी उससे अगर बचना है तो वर्किंग ग्रुप 3 क्या बताता है कि फोकसेस ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब क्या है, उस पर क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं हम, इसको कैसे कम रख सकते हैं, कैसे लिमिट में रख सकते हैं क्लाइमेट चेंज को, या उस एरिया को मेल्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो बेसिकली ग्रीन हाउस गैस कैसा रिमूव किया जाएगा, इस पे चर्चा चलती है वर्किंग ग्रुप 3 में। तो ऐसे 3 रिपोर्ट अलग अलग आते हैं। पहला रिपोर्ट जो नॉर्मल एसेस करके बताएगा, सेकंड में बता रहे हैं कि अगर नहीं आपने वो कंजर्व किया उसका इंपॉर्टेंस जो बताया था तो कैसे वल्नरेबिलिटी हो गया, एंड तीसरे में क्या बताएगा कि इसको कैसे कंजर्व करें। दैट्स ऑल, ओके। तो अभी 6 रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। तो अभी न्यू रिपोर्ट अभी रिसेंटली ही कुछ द हिंदू में आया था कि न्यू आईपीसीसी असेसमेंट साइकिल बिगिंस। तो मतलब अब 6th आके गया है, अब 7th असेसमेंट रिपोर्ट चलेगा, बट ये क्या इमीडिएटली नहीं आएगा। तो इसको आने में जैसे मैंने बताया ना, हर 7 साल को रिपोर्ट आता है। तो जैसे अभी पिछला वाला 2022 में अगर पब्लिश हुआ तो 7 साल लगा दो, 28-29 में, है ना, 28-29 में, है ना, ये पब्लिश होगा। होपफुली तब तक एग्जाम निकल जाए ना, ज़्यादा पढ़ने की नौबत ना आए। तो बेसिकली क्या है कि 2022 में अभी लास्ट हुआ था, तो 7 साल बाद ये फाइनल अभी रिपोर्ट बनेगा। इस पे इतने सारे कंट्रीज का अगर ये एनालाइज कर रहे हैं, रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम लग जाएगा ना, 6-7 साल तो इसमें निकल जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट है ना आने वाला है, और 6th आ चुका है, बस इतना याद रखें। तो ये था आईपीसीसी के बारे में। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड थर्ड हमारी नेक्स्ट पार्ट है डब्ल्यूएमओ, जो कि एक शॉर्ट में है, इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा ज्योग्राफी में हम देखते हैं, क्योंकि क्लाइमेट होगा, वेदर होगा, या वाटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जैसे इंडिया में अभी एपेक्स लेवल पे है आईएमडी, जो हमें क्लाइमेट एंड वेदर के डेटा देते हैं, या इवन साइक्लोन के डेटा देता है। तो वैसे ही वर्ल्ड लेवल पे एपेक्स पे कौन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑब्वियसली किसके अंडर आता है, यूनाइटेड नेशन। ये लोगो देख सकते हो, यूनाइटेड नेशन के अंडर है। तो काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसका बैकग्राउंड देखा जाए तो। एंड इसका भी देखो फिर से वही है, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड। तो इनका मेजर काम क्या है कि वेदर रिलेटेड डेटास, और हमारे काम का भी एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्लाइमेट के डेटास। तो क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, क्या होता है ना, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन नाम से एक रिपोर्ट इनका पब्लिश होता है, स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट एक रिपोर्ट है। ऐसे 2-3 रिपोर्ट इनके आते हैं। अगर इनकेस ये करंट में दिखे तो याद रखें कि ये रिपोर्ट किसके अंडर है एक्सेट्रा। इवन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही मार्च 23 ये सेलिब्रेट किया जाता है एज अ मेट्रोलॉजिकल डे, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डे। और जिसकी थीम आती है तो वो मुझे लगता है थीम आप अच्छे से देख लेना। जैसे 2023 की थीम क्या थी, मार्च 23 की, द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। ठीक है, तो मतलब ये आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। डायरेक्ट थीम बेस पे तो अभी तक यूपीएससी ने ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा है कि इस साल कौन सी थीम थी, उस साल कौन सी थी। बट हाँ, ये आपको आंसर राइटिंग में फ़ायदा देगा, जिसको आप कंक्लूजन पार्ट में या इंट्रोडक्शन पार्ट में कहीं यूज़ करो तो थोड़ा आंसर में करंट का टच मिल सकता है। जैसे देखो लास्ट ईयर था अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शंस, है ना, तो अर्ली वार्निंग जितना होगा तो उतना हम अर्ली एक्शन कर सकते हैं, जिससे क्लाइमेट से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ सकती है, कोपिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, रेजिलियंस बढ़ सकता है, राइट। सो दैट इज ऑल द थिंग। तो डब्ल्यूएमओ में काफ़ी इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट आता है फिर अब बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल देखो काफ़ी पुरानी ये भी ऑर्गेनाइजेशन 1922 की, बट ये है ना कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। दिस इज नॉट अंडर यूनाइटेड नेशन, बट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन भी आया था। और दूसरा है कि बर्ड लाइफ
इंटरनेशनल, मतलब ये वर्ल्ड लेवल पे बर्ड्स को लेके कंजर्वेशन वाली एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे वेटलैंड, रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन है जो माइग्रेटरी बर्ड्स एंड वेटलैंड को कंजर्व करता है, तो उसी प्रकार से ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या करता है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जहाँ पे बर्ड्स काफ़ी फेमस है, चाहे माइग्रेटरी बर्ड्स हो या जैसे केवलादेव घाना नेशनल पार्क है या काजीरंगा के आसपास के कुछ वेटलैंड्स हैं, तो उन एरिया को इम्पोर्टेंस है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी दूर से, साइबेरिया से समझ लो, अगर कोई बर्ड्स आता है और वो आने के बाद अगर उनको वहाँ पे पानी ही नहीं मिला तो क्या होगा, वो स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो जहाँ पे वो माइग्रेट कर इतना दूर से है तो वो हैबिटेट अगर कंजर्व होगा तो वो बर्ड डेफिनेटली कंजर्व हो जाएगी। तो इसलिए वो एरिया को कंजर्व करना, उस एरिया को आईबीएस साइट एज अ कौन डिक्लेयर करता है, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो जिससे उनका A1 A2 A3 ऐसे कुछ कैटेगरीज होते हैं, बट नॉर्मल A1 देख लो, तो जिसमें ग्लोबली थ्रेटन्ड बर्ड है, मतलब जिनको ज़्यादा धोखा है, ऐसे जो बर्ड स्पीसीज हैं, तो IUCN की लिस्टिंग में जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है ना, तो ऐसे बर्ड्स स्पीसीज जहाँ पे रहते हैं, जिस हैबिटेट में रहता है, तो उस एरिया को हम IBS साइट डिक्लेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया साइट, मतलब बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। और इनको जो अभी फॉर एग्जांपल, अब ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में कोई इनको सपोर्ट करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो यस, हम ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखेंगे, दैट इज BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो मतलब बेसिकली क्या है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये काम कर रहे हैं, बट इनका कोलैबोरेशन होता है लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कि जो इनको सपोर्ट करते हैं। जैसे इंडिया में देखो, इनका पार्टनर कौन है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये भी काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, 1883 से, ब्रिटिश टाइम से है, तो वो इनको सपोर्ट करता है। तो इस पे भी क्वेश्चन है, और जैसे मैंने बताया तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पे भी हमें क्वेश्चन दिखेगा, तो वही हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आया था इस पे। लेट्स सी। सो दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज रीड एवरीवन, कोशिश करो कि इसको आंसर करो, साइड में कहीं पे लिख के रखना कि आपने सही किया या गलत किया, फिर बाद में समझ में आएगा। तो प्लीज रीड इट, आप पॉज भी कर सकते हो और रीड कर सकते हो। It is the Global Partnership of Conservation Organization. The concept of biodiversity hotspot originated from this organization. It defines the sites known as referred as a important bird area या biodiversity area site. तो देखो, अभी हमने पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ा है उस पर भरोसा रखो, उसके बाहर कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बाहर कुछ नहीं है। तो जैसे यूपीएससी देखो कैसे मैनिपुलेट करता है, सेकंड स्टेटमेंट देख लेना। द कंसेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हॉटस्पॉट ये कंसेप्ट नॉर्मन मेयर इनकी है, नॉर्मन मेयर बराबर है, और जो यूनेस्को के सपोर्ट से वर्ल्ड में कुछ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करता है, और वो कंसेप्ट ही कंप्लीटली अलग है, इसका और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ऑब्वियसली सेकंड एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड अगर हम एलिमिनेट करें तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, वन तो वैसे भी करेक्ट दिखा रहा है इन ऑप्शंस में, तो तीसरा क्या है, यस, इट इज़ वेरी जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये ग्लोबल पार्टनरशिप करते हैं क्या, यस ना, अभी हमने देखा BNHS के साथ ही इनका पार्टनरशिप है, डिफरेंट या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो यस है ना, फर्स्ट करेक्ट है, एंड थर्ड, यस थर्ड तो वही तो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, राइट। तो ऑप्शन विल बी व्हाट, आंसर इज C फॉर दिस, 1 and 3 इज करेक्ट। सिमिलरली देखो, एक BNHS पे भी क्वेश्चन आया था, वो भी एक बार देख लेता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इट इज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। जबकि हमने देखा ये 1883 से है, तो मिनिस्ट्री से लिंक्ड है क्या, तो डेफिनेटली नॉट, ये अपनी अलग ऑर्गेनाइजेशन है, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। अगर वन एलिमिनेट करो तो दो ऑप्शन देखो, 2 and 3 या 2, और थर्ड चेक कर लो, है ना। तो इट ऑर्गेनाइजेस द कंडक्ट ट्रेल, क्योंकि ये सोसाइटी का है ना, एक सोसाइटी नाम से है, तो ऑब्वियसली ये नेचुरल ट्रेल्स वगैरह, कैंप्स वगैरह चलाता है, तो ऑब्वियसली देखो दोनों भी सही है इसमें ना, 2 and 3 इज करेक्ट। तो कहीं ना कहीं मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं तो उस पर देखो बार बार काफ़ी क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। तो ये था यस बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एंड यस BNHS वाला पार्ट। तो देखो आज हमने क्या क्या देखा, UNEP, तो इसका फॉर्मेशन क्या है एंड हेडक्वार्टर कहाँ है वो देख लेना। इनका रिपोर्ट कौन सा है, इमिशन गैप रिपोर्ट, एडप्शन गैप रिपोर्ट। हेडक्वार्टर UNEP का वो कहाँ पे आता है, नैरोबी केनिया, वो थोड़ा याद रखना। IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट अभी तक आ चुके हैं, अब 7वां आएगा, वो लगभग 28-29 में आएगा। और 6th असेसमेंट के जितने भी हाईलाइट्स है वो ज़रूर आप थोड़ा आपके एंड से भी देख लेना।
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा, उसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, और मोस्टली क्लाइमेट रिलेटेड डेटास वगैरह देते हैं, रिपोर्ट भी इनके ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन वगैरह ऐसा हमने नॉर्मल देखा था। देन बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जिस पे हमने देखा कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जो है तो वो यहाँ पे डिक्लेयर करने का काम बर्ड लाइफ इंटरनेशनल करता है, राइट। तो हाँ, और एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा रह गया, एंड दैट इज इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। तो व्हेलिंग कमीशन क्या है? तो व्हेलिंग कमीशन ये इसलिए एस्टैब्लिश हुआ था कि जो आपने देखा होगा, इसमें अभी दो हम रीजंस को डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट था कि जो 1946 के अराउंड, देखो ये साइन कुछ हुआ है और बाद में एस्टैब्लिश भी अराउंड, मतलब आफ्टर वर्ल्ड वॉर दिख रहा है। तो एक तो पहला कारण है कि जापान या कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज व्हेल्स को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि तब अगर देखा जाए तो जापान में ना काफ़ी हिरोशिमा नागासाकी का आपने देखा ब्लास्ट, न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए थे, राइट। देन आफ्टर दैट अब इनके पास लैंड एरिया भी कम है और वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, तो बहुत बार क्या होता था, इनके कैंप्स, रेफ्यूजी कैंप्स वगैरह जो होते थे, और एक बेसिकली क्या होता था कि इनको एक ऑप्शन नहीं था सी फूड के अलावा, क्योंकि ज़्यादा इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। तो तब तब की बात है, मतलब आफ्टर वर्ल्ड वॉर, तो ज़्यादातर ये क्या करते थे कि फिर इस रेफ्यूजी कैंप्स में या कहीं पे लोगों को पेट भराना है या फिर उनको खाना खिलाना है, तो मोस्टली एक बड़ी फिश मारते थे और वो व्हेल को मारते थे, राइट। तो तब से काइंड ऑफ ये व्हेलिंग हंटिंग वगैरह बहुत शुरू हुआ, बट बाद में ये कम होना चाहिए था, बट उसके बाद भी ये कंटिन्यू रहा। मतलब आज भी देखा जाए तो जापान भी मतलब काफ़ी सारे व्हेल्स को हंट करता है। तो उसके बाद है ना, इन्होंने फिर 1994 में देखो, सदर्न ओशन व्हेल सेंचुरी सराउंडिंग द कॉन्टेंट ऑफ अंटार्कटिका, दिस IWC बैंड ऑल टाइप ऑफ कमर्शियल व्हेलिंग, और उन्होंने बैन भी कर दिया इस व्हेलिंग कमीशन के अंडर। बट तभी भी आज भी देखा जाए तो कुछ है ना, हंटिंग देखा जाता है तो जापान बोलता है कि नहीं, हमने ये जो हंट किया है तो वो रिसर्च पर्पस के लिए किया है, या हम उसको कहीं ना कहीं कंजर्वेशन करने वाले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वॉट एवर इट में बी। इवन इसके रिलेटेड आप एक सी पायरेसी नाम से एक काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, वो भी देख सकते हो, जिसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। इवन आइसलैंड में भी देखो काफ़ी सारा व्हेल हंटिंग होता है। तो ये जो हंटिंग है वो कम हो जाए, और यू नो दैट कि व्हेल एक कीस्टोन स्पीसीज है, अगर ये नष्ट हो जाती है इन ओशन से या सी से, तो पूरी इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। तो सब इतने सारे ओशंस में व्हेल है, व्हेल के काफ़ी अलग अलग प्रकार है, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल है ना, स्पिन व्हेल होती है, अलग अलग वेन्स होते हैं। तो उसमें इतने सारे वेल्स होने के बावजूद अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में सिर्फ दो ही वेल सेंचुरी, इंडियन ओशन वेल सेंचुरी एंड सदर्न ओशन वेल सेंचुरी। जैसे कि अटलांटिक में भी है बट वहाँ पे कंजर्व नहीं हो रहा है, पैसिफिक के नॉर्थ में कंजर्व नहीं हो रहा है। तो यही वेलिंग कमीशन कोशिश करता है कि कंजर्वेशन बढ़ाया जाए, इनके सेंचुरीज भी कल जाके बढ़ाया जाए, वट एवर। तो हेडक्वार्टर आता है देखो इनका, इंग्लैंड में कुछ हेडक्वार्टर है, एंड बेसिकली ओवरऑल वो ट्राई कर रहे हैं कि वेल्थ को कंजर्व कैसे किया जाए, ये कमीशन के द्वारा कोशिश की जाती है। बट इतना सब है, बट ये वॉलंटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड नॉट बैकअप बाय एनी ट्रीटी। तो वही ट्रीटी होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये व्हेल मतलब एक सीरियस क्राइम माना जा सकता है और उसको कंप्लीटली बैन लग सकता है। जब तक ये वॉलंटरी, तब तक सिर्फ बातें चलती रहेगी, ऐसा हो जाएगा, राइट। एनीवेज, बट इंडिया काफ़ी कंजर्व करता है, इंडिया डेफिनेटली इसके स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह हमने रखे हैं। एनीवेज, तो ये थे आज के हमारे पूरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, UNEP, IPCC, WMO, बर्ड लाइफ इंडेक्स, सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कृपया इसको है ना रिवाइज करिए और अच्छे से इसको नोट्स वगैरह, शॉर्ट नोट्स बना के रखना और इसको रिवीजन करते रहना। तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम ज़रूर देखेंगे बाकी के आगे के ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सावेन है जिस पे क्वेश्चन आया था, GSESA पे भी आया था एक क्वेश्चन, पेज इनिशिएटिव पे भी आया था, ग्लोबल टाइगर फोरम, GCCA पे भी क्वेश्चन था। तो ये सारे पार्ट हम आगे देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, ओके। तो बस आप एनरोल करके रखिए, सो या वो जो प्लेलिस्ट है उसको सेव करके रखिए गया, सो जो भी अपडेट आएगा वो आपको वहाँ पे समझते जाएगा, ओके। बाकी फॉर सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव। चलो, थैंक यू।